हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Scattering of light is a very important phenomena which is arises from the Raman spectroscopy. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसे सबसे पहले इसके बारे में जो स्टडी किया था वो थे हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट सर सीवी रमन, जिनको इसके लिए इन 1950 नोबेल प्राइज़ भी मिला था. तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही रिलेटेड है, यानी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो हम यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कह सकते हो, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी भी मैटर के साथ, मैटर आपका कोई एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जब किसी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करती है, तो आफ्टर इंटरैक्शन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जो इसका है डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो यानी कि वो बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है. ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, तो इंटरैक्ट करने के बाद वो उसमें एब्जॉर्ब होती है और उसका कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है. इसी के साथ एक और फिनोमिना है कि आपका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करती है, तो इंटरैक्शन के बाद क्या होता है कि उस लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है. डायरेक्शन चेंज होने की जो फिनोमिना है, या स्कैटर्ड होने की जो फिनोमिना है, उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. जैसे आपने, जब आप कभी घर पे कैरम खेलते हो, तो कैरम खेलते टाइम आप क्या करते हो कि सब जितनी भी आपकी ब्लैक एंड वाइट गोटियाँ होती हैं उनको आप बीच में सेट करते हो और स्ट्राइकर से उस पर स्ट्राइक करते हो, यानी उसको इंटरैक्ट कराते हो स्ट्राइकर को. तो जब आप स्ट्राइकर से आप उन जो आपकी ब्लैक एंड वाइट गोटियां हैं उस पर स्ट्राइक करते हो, तो क्या होता है कि जो गोटियां हैं वो बिखर जाती हैं और आपका जो स्ट्राइकर है उसकी पोजीशन या उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो बिखर जाती है, यानी वो स्कैटर्ड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में. इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग कहते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे नोटेड है, व्हेन अ सब्सटेंस और अ मॉलिक्यूल इज इरेडिएटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ अ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी, जब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मैटर या मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करती है, तो लाइट स्कैटर्ड एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट. तो लाइट जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है या स्कैटर्ड हो जाती है, और बेसिकली वो राइट एंगल होगी किसके, इंसिडेंट लाइट के. ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकती है, यानी जो आपका स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के या तो इक्वल हो या उससे कम हो सकती है. तो देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्कैटर्ड लाइट आर इक्वल, दोनों का की इंटेंसिटी इक्वल हो सकती है, या फिर स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो सकती है. बट हमारे जो सर सीवी रमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और फिनोमिना ऑब्जर्व किया कि हो सकता है कि जो आपका स्कैटर्ड लाइट है, यानी जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है आफ्टर इंटरैक्शन, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, यानी बढ़ भी जाती है. बट ये वंस इन अ मिलियन टाइम होता है, यानी कभी 1 मिलियन टाइम्स में एक बार कभी ऐसा होगा कि आपका जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड होने के बाद बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, तो आप टोटल हम कह सकते हैं कि या तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, या अगर चेंज होगी तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है. तो वी हैव 3 कंडीशंस. जब अगर स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी या तो इंक्रीज कर जाए, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी या तो इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाए या इसकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाए, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. एक, जब आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, दूसरी या तो इंक्रीज़ कर जाए, या तीसरी डिक्रीज़ कर जाए. ठीक है, तो वी हैव 3 कंडीशंस. लेकिन जब एनर्जी इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ करती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग, जिसका नाम हमारे साइंटिस्ट सर सीवी रमन के ऊपर पड़ा हुआ है, रमन स्कैटरिंग. दैट मीन्स sometimes lines of higher frequency are also obtained, thus the certain discrete frequency above and below that of the incident beam will be scattered. It is called Raman scattering.
मतलब जब लाइट स्कैटर्ड होगी तो स्कैटर्ड होने के बाद आइदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए इंसिडेंट बीम के कंपैरेटिवली, तो उसे हम रमन स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो रमन स्कैटरिंग को हम या रमन इफेक्ट को हम क्वांटम थ्योरी की हेल्प से भी समझ सकते हैं। दैट मीन्स द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, या आप थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट भी कह सकते हो। थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या है, मतलब रमन स्कैटरिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट द रमन स्कैटरिंग कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है कि हमें पता है कि जो रेडिएशंस जब ट्रैवल करती हैं तो वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, यानी वो एक पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, और हर फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू के इक्वल होती है। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो जो रेडिएशन है वो ट्रैवल कैसे करती है, फोटॉन्स के फॉर्म में या फिर पैकेट्स के फॉर्म में, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। एंड हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जब रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल के साथ या मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसे हम कॉलिजन भी कह सकते हैं, यानी जब रेडिएशन मॉलिक्यूल के साथ कॉलिजन करती है तो वो दो तरह से कॉलिजन कर सकती है। फर्स्ट इज़ अ इलास्टिक कॉलिजन एंड सेकेंड इज़ इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन, तो there are two ways for the collision. First is a elastic and second is inelastic collision. Elastic collision का मतलब क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे और सेम फ्रीक्वेंसी में ही वो स्कैटर्ड हो जाए, यानी कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी वो सेम हो, कोई एनर्जी चेंज ना हो। दैट मीन्स नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जब सेम होती है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है, तो उस टाइप के कॉलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका न्यू आई है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड न्यू एस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। और इलास्टिक कॉलिजन के केस में इन दोनों की इंटेंसिटी, यानी इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन दोनों की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होती है। ठीक है, तो दैट इज़ इलास्टिक कॉलिजन। सेकेंड है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी तो या तो इसकी जो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाए या फिर इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। ठीक है, आफ्टर स्कैटर्ड, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है और जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, इट मे हैपन दैट एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपका इंसिडेंट लाइट है और ये जो मॉलिक्यूल है इनके बीच एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए। जैसे एच न्यू इसकी एनर्जी थी, ठीक है, और इसमें से कुछ एनर्जी सपोज मान लो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो जब उसने कुछ अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लिया रेडिएशन से, तो जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब रेडिएशन ने इंटरेक्ट किया मॉलिक्यूल के साथ तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने एनर्जी एमिट कर दी, यानी एनर्जी रिलीज़ करी, और वो एनर्जी जो है वो रेडिएशन के साथ मिक्स होकर एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। तो हमारे पास दो कंडीशंस बने। फर्स्ट, द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस कैन लूज और गेन एनर्जी अकॉर्डिंग टू द क्वांटम लॉ। फर्स्ट, इन केस मॉलिक्यूल गेन्स एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो इंसिडेंट लाइट से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करने से उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, सपोज डेल्टा ई, यानी मॉलिक्यूल ने डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज़ करेगी, एच न्यू माइनस डेल्टा ई, क्योंकि इस डेल्टा ई को तो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी या जो उसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एच न्यू माइनस डेल्टा ई, यानी उसकी एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज़ कर गई। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस लॉसेस एनर्जी। मान लो कि जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने इंटरेक्ट किया, लेकिन इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बजाय एमिट कर दी, यानी एनर्जी लूज़ कर दी।
तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ की, सपोज मान लीजिए डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल ने लूज़ कर दी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने लूज़ करी उससे क्या होगा कि जो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी थी वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, एच न्यू प्लस डेल्टा ई, इतनी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी बढ़ गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, इंसिडेंट लाइट के कंपैरेटिवली जो आपका स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इस केस में। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम हो रही थी। तो उस केस में क्या हुआ कि आपका जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस बन गए। ठीक है, तो जो हमारा ये जो हमारे इलास्टिक कोलिजन हुए इसे हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन है, या तो एनर्जी इंक्रीज करेगी स्कैटर्ड लाइट की या फिर डिक्रीज करेगी। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या हो रहा था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, यानी नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो इस टाइप के स्कैटरिंग को हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो इसको आप ऐड कर लें कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, यानी कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता इंसिडेंट लाइट और मॉलिक्यूल के बीच में, तो उस केस में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। और इस टाइप के स्कैटरिंग को हम क्या कहते हैं, रिले स्कैटरिंग। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन से हमें मिलेगा रिले स्कैटरिंग, और इन इलास्टिक कोलिजन से हमें क्या मिलेगा, रमन स्कैटरिंग, जिसमें हमें दो कंडीशंस मिलेगी, या तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इंक्रीज करेगी या उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो जो अगर स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से जो हमें रेडिएशंस मिलेंगी उन्हें हम कहते हैं स्टॉक रेडिएशंस, या इनकी वजह से जो हमें लाइंस मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, हम उन्हें कहेंगे स्टोक लाइंस, जिनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ समझ सकते हैं ग्राफ के हेल्प से कि जब मॉलिक्यूल के साथ जब आपके मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट किया, मॉलिक्यूल ने एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट एक्साइटेड होकर के वो कहाँ जाएंगे, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में वो एक्साइटेड होकर के ट्रांजिशन शो करेंगे। ठीक है, और जब वो वापस लौटेंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, यानी लाइट स्कैटर्ड होगी। अगर उसकी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी सेम अमाउंट की लाइट को वो एमिट कर रहा है, तो उससे जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी, यानी उससे जो हमें पीक मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रिले स्कैटरिंग। तो इसकी हमें एक इंटेंस पीक मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड लाइट की और इंसिडेंट लाइट की वो सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हमें एक इंटेंस पीक मिलता है। सेकंड में क्या हो रहा है, स्टॉक लाइन के केस में क्या हो रहा है कि जब मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब होने के बाद जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट एक्साइटेड टू द हायर वाइब्रेशनल लेवल। तो जब वाइब्रेशनल लेवल पे वो जाएगा, ठीक है, और वापस जब आता है, वापस आते टाइम जो वो रेडिएशन एमिट करेगा, जो स्कैटर्ड लाइट होगी, अगर उसकी एनर्जी कम होती है, यानी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट लाइट से कम होती है, तो उससे जो हमें लाइंस मिलेंगी हम उन्हें कहेंगे स्टॉक लाइंस, और इनकी भी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, बट रिले स्कैटरिंग से थोड़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि रेडिएशन स्कैटर्ड विद फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट बीम इज कॉल्ड एंटी स्टॉक रेडिएशन। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करा उसने मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, वो एक्साइटेड लेवल पे प्रेजेंट है और यहाँ से वो
एक्साइटेड हुआ और जब वो वापस आया तो उसने अपनी एनर्जी भी एमिट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंसिडेंट लाइट है वो स्कैटर्ड लाइट के कंपैरेटिवली उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो उस केस में जो हमें लाइंस मिलेंगी हम उन्हें कहते हैं एंटी स्टॉक लाइन, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या इंटेंसिटी होती है वो स्टॉक लाइन से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के पीक्स मिलती हैं। एक मिलता है हमें रिले स्कैटरिंग की वजह से, जिसमें आपका जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। एक मिलता है हमें स्टॉक लाइन, जिसमें स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम होती है, तो इससे जो हमें लाइंस मिलती हैं वो स्टॉक लाइन मिलती है। और तीसरा क्या है कि जब स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा हो तो उस केस में हमें एंटी स्टॉक लाइन मिलता है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी स्टॉक लाइन से कम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि ये जो हमें लाइंस मिली हैं इसको हम, एक तो हमारा रिले स्कैटरिंग की वजह से मिला जिसमें दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, यानी जिस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था सेम उसी एनर्जी लेवल पे वो वापस आता है और उतनी ही इंटेंसिटी की रेडिएशन को वो स्कैटर करता है। दूसरा कि एक इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल में गया, लेकिन वापस अपने उसी पोजीशन पे ना आकर के अपने हायर लेवल पे ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इस केस में हमें स्टॉक लाइन मिलेगा। दूसरे में हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में था, जब वो उसने ट्रांजिशन किया तो उसने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी वो एमिट कर दी। एमिट करने की वजह से जो आपकी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई, तो वो आके आपके फाइनल पोजीशन यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं डेल्टा न्यू, इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू एस। इसे हम कहते हैं रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट कि कितना शिफ्ट हुआ, डेल्टा न्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी को माइनस करके। तो अगर इनको जब आप माइनस करते हो और इनकी वैल्यू अगर 0 आती है, दैट मीन्स इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को जब आप स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी से माइनस करोगे, उसको माइनस करोगे और अगर वैल्यू 0 आती है, दैट मीन्स कि वो है रिले स्कैटरिंग या रिले लाइन। और अगर डेल्टा न्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मतलब है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट से ज़्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा, स्टॉक लाइन। और अगर डेल्टा न्यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा है, और तो हमें मिलेंगी एंटी स्टॉक लाइन्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हम स्कैटरिंग को समझ सकते हैं कि जब कोई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो 3 टाइप से या 3 तरह से स्कैटर्ड हो सकती है। एक हो सकता है रिले स्कैटरिंग, एक हो सकता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन में आपका रमन स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग में इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, यानी कोई एनर्जी चेंज नहीं होता। लेकिन रमन स्कैटरिंग में हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, एक की या तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी या एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। एनर्जी डिक्रीज़ कब करेगी, जब मॉलिक्यूल कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन शो करेगा। और एनर्जी स्कैटर्ड लाइट की इंक्रीज़ कब करेगी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बजाय अपनी एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है और खुद ग्राउंड एनर्जी लेवल में वापस आ रहा है, तो उस केस में जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो जब एनर्जी डिक्रीज़ करेगी उससे मिलेगा हमें स्टॉक लाइन, और एनर्जी जब इंक्रीज़ करेगी स्कैटर्ड लाइट की तो हमें मिलेगा एंटी स्टॉक लाइन, ठीक है। तो इस इंटेंसिटी या इन पीक्स की स्टडी करके आप किसी भी जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हो। और ये भी स्टडी कर सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, तो आपका जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो उससे हमें एंटी स्टॉक लाइन्स मिल सकती हैं, ठीक है। और इन पीक्स की स्टडी करके हम कंसंट्रेशन इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। तो दैट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।